हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज का जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके सेक्शन 43 और सेक्शन 44 के ऊपर बना रही हूँ। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये जो सेक्शन 43 है और सेक्शन 44 है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जिसके अंदर मैं सेक्शन 43 को डिस्कस करूंगी और सेक्शन 44 को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 43 बात करता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मतलब कि जहां पार्टनरशिप एट विल है उसमें जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है किसी भी पार्टनर के थ्रू। कोई भी पार्टनर जो है फर्म को डिसॉल्व कर सकता है और वो नोटिस देके राइटिंग में कर सकता है। जो बाकी जो सारे पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर्स को और अपनी इंटेंशन वो बताएगा उसमें फर्म को डिसॉल्व करने के बारे में। और उस केस में हम उसे पार्टनरशिप एट विल जो है उसका डिसोल्यूशन मानेंगे। और इसके अंदर या जहाँ की भागीदारी इच्छाधीन है वहाँ किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारों को फर्म विघटित करने के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने द्वारा किया जा सकेगा। मतलब कि इसमें लिखित सूचना देता है, वो राइटिंग में देगा, ओरली यहाँ नहीं देगा नोटिस, राइटिंग में नोटिस देकर वो अपनी इंटेंशन बताएगा कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। और इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है कि जो फर्म है वो डिसॉल्व होगी और किस दिन से होगी। जो डेट जो उस नोटिस में दे रखी है उस डेट को हम डेट ऑफ डिसोल्यूशन मानेंगे और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी उस डेट को जो डेट उस नोटिस में मेंशन की गई है। और या फिर अगर कोई डेट मेंशन नहीं की तो जो भी डेट जो कम्युनिकेशन उस नोटिस की जो डेट है जब नोटिस कम्युनिकेट हुआ है उसकी जो डेट है उस डेट को हम मानेंगे कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। जो कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस की डेट है उसको, अगर कोई भी डेट नोटिस के अंदर मेंशन नहीं की गई है तो इन दोनों डेट्स में से कोई भी डेट फर्म की डिसोल्यूशन की डेट हो सकती है। इसके अंदर जैसे कि फर्म उस तारीख से जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी गई हो, यदि कोई तारीख नहीं दी हो तो उस केस में उस तारीख से जिसको सूचना से सूचित की गई है विघटित हो जाती है। मतलब कि अगर उसमें सूचना में कोई ना उसके अंदर विघटन की कोई तारीख दे दी तब तो वो तारीख हो जाएगी, लेकिन अगर वहां कोई तारीख नहीं दी गई है तो उस तारीख से जिसको सूचना से सूचित की गई है विघटित हो जाएगी उस तारीख से। मतलब कि ये इन दोनों तारीख में से कोई भी एक डेट जो है वो फर्म की डिसोल्यूशन की डेट हो सकती है। या तो वो डेट जो उस नोटिस में दे रखी है, या फिर अगर कोई डेट नोटिस में नहीं दे रखी तो जब वो नोटिस कम्युनिकेट हुआ था उस डेट को हम फर्म की डिसोल्यूशन की डेट मान सकते हैं। ये दोनों सबसेक्शंस के अंदर ये बात बता रखी है। और ये सेक्शन 43 जो है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल जो है उसके ऊपर ये बातें लागू होती है। मतलब कि जो पार्टनरशिप एट विल है उसके ऊपर इन बातों को हम लागू कर सकते हैं, सबसेक्शन 1 की और सबसेक्शन 2 की। जो पार्टनरशिप एट विल जो है जो सेक्शन 7 में दे रखा है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर जो पार्टनरशिप एट विल है उसे हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन 43 के अंदर दे रखा है। कि मतलब पार्टनरशिप एट विल की अगर कोई बात है तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा, तो वो सेक्शन 43 जो है उसके अंदर ये कवर होता है। फिर उसके बाद में सेक्शन 44 जो है वो बात करता है कि डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट के थ्रू कैसे डिसोल्यूशन होगा, ये सेक्शन 44 बात करता है। इसके अंदर बता रखा है कि अगर कोई सूट होता है पार्टनर का तो उसके अंदर कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है और इन ग्राउंड्स के ऊपर कर सकता है। मतलब कोर्ट जो है वो फर्म को अगर कोई सूट लाता है पार्टनर तो उस केस में इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। और ये जो ग्राउंड्स है उसमें सबसे पहला जो ग्राउंड है, इसमें सबसे पहली जो बात बता रखी है वो ये है कि पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो उस केस में जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो सकता है और वो कोर्ट के थ्रू हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो उस केस में जो सूट है वो कोई भी उसका नेक्स्ट फ्रेंड जो है उस पार्टनर का वो ला सकता है। वो वैसे ही ला सकता है जैसे कोई दूसरा कोई पार्टनर लाता है, वैसे ही जो नेक्स्ट फ्रेंड है इस पार्टनर का वो यहाँ पर ये सूट ला सकता है इस केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको ये मानेंगे कि ये डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट है। तो इसमें पार्टनर जो है वो एक तरीके से अनसाउंड माइंड का हो जाता है। यह है कि कोई भागीदार विकर्जित हो गया है जिस दशा में
उस व्यक्ति के जो विकर्षित हो गया है वाद मित्रों द्वारा वाद वैसे ही लाया जा सकेगा जैसे किसी दूसरे भागीदार द्वारा। इसके अंदर जो सूट जो है उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, नेक्स्ट फ्रेंड का जो सूट है उस पार्टनर का, जैसे कोई सूट कोई दूसरा कोई पार्टनर लाया है उसको ही ऐसे माना जाएगा जैसे कोई दूसरा पार्टनर ये सूट लाया है उस नेक्स्ट फ्रेंड के सूट को भी। ये जो इसका ए जो है उसके अंदर ये बात बता रखी है। फिर जो उसका बी है वो बात करता है कि अगर वो परमानेंटली इनकैपेबल है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए पार्टनर के तौर पर, मतलब कि वो इनकैपेबल हो जाता है। और वो कैसे होता है, वो परमानेंटली हो जाता है। जो पार्टनर है वो परमानेंटली अब अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकता, तो उस केस में उस पर्सन को जो है कोर्ट जो है वो फॉर्म को डिसॉल्व कर सकती है इस ग्राउंड के ऊपर कि अब वो पर्सन जो है वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकता। यह है कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है, मतलब कि वो स्थायी रूप से अब असमर्थ हो गया अपने कार्य करने के लिए, तो उस केस में जो होगी यहाँ पर बात वो ये है कि उसमें अब फॉर्म जो है उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा और इसके अंदर कोर्ट का डिसोल्यूशन इसको मानेंगे। इसका जो सी पॉइंट है वो ये बात करता है कि अगर वो गिल्टी है कोई कंडक्ट का और वो क्या होगा, कंडक्ट वो प्रीजुडिशली अफेक्ट कर रहा है उसका बिजनेस को जो वो कैरी कर रहा है उसको, मतलब ऐसा कोई कंडक्ट उसने किया है, ऐसे किसी कंडक्ट का वो गिल्टी है जो प्रीजुडिशली उसकी जो अफेक्ट कर रहा है उसके बिजनेस को जो वो कैरी कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर जो है वो डिसोल्यूशन उसको कोर्ट के थ्रू हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई कंडक्ट है उसका और उस कंडक्ट जो है उसका वो उस बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में मतलब कि यदि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो ऐसे आचरण का दोषी है जिससे कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारोबार के चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, मतलब कि ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा उसके कारोबार पर कोई प्रतिकूल, तो उस केस में अब वो जो बिजनेस है वो सही से नहीं हो सकता क्योंकि वो अफेक्ट कर रहा है उसके बिजनेस को प्रीजुडिशली, तो उस केस में जो है वो डिसोल्यूशन हो सकता है यहाँ पर फॉर्म का। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें जो डी पॉइंट है वो बात करता है कि अगर वो विलफुली या परसिस्टेंटली कमिट करता है कोई ब्रीच एग्रीमेंट का और वो रिलेट करता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर से उस फॉर्म के, या फिर ऐसा कोई कंडक्ट करता है वो अपने बिजनेस का, या फिर वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है दूसरे पार्टनर्स के लिए कि वो बिजनेस करे पार्टनरशिप पे उसके साथ में, तो उस केस में भी फर्म जो है उसका डिसोल्यूशन हो सकता है। मतलब कि ऐसा कोई विलफुली या परसिस्टेंटली उसने क्या किया, कोई एग्रीमेंट का ब्रीच किया, मतलब जानबूझ के कर रहा है वो, और वो किस लिए कर रहा है, उस मैनेजमेंट ऑफ अफेयर के लिए उस फर्म के कर रहा है या उसके बिजनेस के कंडक्ट के बारे में कर रहा है, या ऐसा कोई काम कर रहा है जो रीजनेबल प्रैक्टिकेबल नहीं है बाकी पार्टनर्स के लिए कि वो बिजनेस करे पार्टनरशिप में उसके साथ में, तो उस केस में भी फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। यह है कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो ऐसे करारों का भंग जानबूझकर या बार बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबंध या फर्म के कारोबार के संचालन से संबंधित हो या अन्यथा उस कारोबार से संबंधित बातों में अपना ऐसा आचरण रखता है कि उसके साथ में भागीदारों में वह कारोबार करना दूसरे भागीदारों के लिए युक्त साध्य नहीं है, मतलब कि वो साध्य नहीं है बाकी भागीदारों के लिए कि वो बिजनेस करे पार्टनरशिप में उसके साथ में। ऐसा कोई भी काम करता है वो, या वो उस एग्रीमेंट का ब्रीच कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है, वो विलफुली कर रहा है या परसिस्टेंटली कर रहा है वो, और वो उस अफेयर के बारे में है जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर है उस फर्म के उसके बारे में करता है, या उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर कोई ऐसा कोई ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट का, या फिर वो रीजनेबल प्रैक्टिकेबल नहीं है बाकी पार्टनर्स के लिए कि वो बिजनेस पार्टनरशिप में उसके साथ में करे, तो उस केस में भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। फिर उसके बाद में जो इसका ई पॉइंट है वो बात करता है कि अगर उसने अपना पूरा इंटरेस्ट जो भी है उस फर्म में वो ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो उस केस में, या फिर उसने क्या किया, अपने शेयर को अलाउड कर दिया कि वो चार्ज होगा, और वो किसके अंदर चार्ज होगा, प्रोविजंस के अंदर जो रूल 49 के है
ऑर्डर 21 जो फर्स्ट शेड्यूल है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, तो उसके अंदर उसने अपने शेयर को चार्ज कर दिया या फिर उसने अलाउड कर दिया कि वो जो भी उसका शेयर है वो सोल्ड हो रिकवरी में एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर या कोई भी ऐसे ड्यूज के तौर पर जो रिकवर होते हैं एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर जो भी ड्यू उस पार्टनर के थ्रू है। तो उस केस में भी जो डिसोल्यूशन फर्म का हो सकता है, मतलब कि उसने अपना पूरा इंटरेस्ट उस फर्म में जो है वो ट्रांसफर कर दिया और वो किसको किया, किसी थर्ड पार्टी को कर दिया, या फिर उसने अपने शेयर को चार्ज किया और वो चार्ज उसने जो 21 ऑर्डर जो है सीपीसी का उसके अंदर कर दिया, जो रूल 49 के अंदर जो है उसके प्रोविजन के हिसाब से उसने अपने शेयर को चार्ज कर दिया। तो उस केस में या फिर उसने उसको अलाउ कर दिया कि जो भी उसका शेयर है वो सोल्ड किया जाए रिकवरी में, जो भी एरियर है लैंड रेवेन्यू के या कोई भी ड्यूज जो रिकवरेबल होते हैं एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी ड्यू है उस पार्टनर के थ्रू। तो उस केस में मतलब कि यह है कि किसी भागीदार ने जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, मतलब अलग हो, जो वाद लाने वाले भागीदार है उसके अलावा कोई पर्सन है, उसने फर्म में का अपना संपूर्ण हित किसी पर व्यक्ति को किसी प्रकार से अंतरित कर दिया है या अपने अंश को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 49 के अधीन भारित हो जाने दिया है, अथवा अपने द्वारा सौदे भू राजस्व की बकाया की या भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूली किन्हीं सौदों की वसूली में बिक जाने दिया है। तो उस केस में मतलब कि उसने अलाउ किया कि जो भी इसका शेयर है वो सोल्ड किया जाए रिकवरी में, जो एरियर है लैंड रेवेन्यू के तौर पर, या फिर कोई भी ड्यूज जो रिकवर हो सकते हैं लैंड रेवेन्यू के एरियर के तौर पर जो भी उस पार्टनर से ड्यू है, तो उनको उसने अलाउ कर दिया। तो उस केस में भी ये जो है वो फर्म उसके अंदर डिसोल्यूशन फर्म का हो सकता है और वो कोर्ट के थ्रू होगा। फिर उसके बाद में एफ के अंदर दे रखा है कि जो बिजनेस है उस फर्म का वो कैरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वहां पर सिर्फ लॉस ही हो रहा है, सेव एट ए लॉस, मतलब कि सिर्फ लॉस में ही वो बिजनेस हो रहा है, ऐसे बिजनेस कैरी नहीं हो रहा, कोई भी उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा उनको बिजनेस में, सिर्फ लॉस ही हो रहा है उसके बिजनेस में फर्म के। तो उस केस में भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। यह है कि फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता, मतलब कि जो भी उसका कारोबार है अब उसमें हानि उठानी पड़ेगी, तो उस केस में भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। फिर जी में है कि अदर कोई ग्राउंड्स है जो रेंडर करता है उसको जस्ट और इक्विटेबल कि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, मतलब ऐसे कोई अदर कोई ग्राउंड्स भी हो सकते हैं जो जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड है और उनके ऊपर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है किसी अन्य ऐसे आधार पर जिसने इस बात को न्याय संगत और साभ्यापूर्ण बना दिया हो कि फर्म विघटित कर दी जाए, मतलब कोई भी दूसरे कोई ग्राउंड्स है, न्याय संगत है और साभ्यापूर्ण है कि उनके ऊपर अब उस फर्म को विघटित किया जा सकता है, तो उस केस में भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है और ये सेक्शन 44 के अंदर हो सकता है कोर्ट के थ्रू। तो इसे हम डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट कहेंगे। इन जो भी ग्राउंड्स के ऊपर जो जी तक जो ग्राउंड्स दे रखे हैं इनके ऊपर अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में हम इसे डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट कहेंगे। और ये सूट पर होता है, जो सूट लाया जाता है इसमें, इसके अंदर पार्टनर जो है वो सूट लाता है और उस सूट के ऊपर कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व कर सकती है और इन ग्राउंड्स के ऊपर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और इसके अंदर जो पर्सन जो है जो इन ग्राउंड्स के अंदर कवर्ड होता है उस पर्सन के अलावा कोई दूसरा जो पर्सन जो पार्टनर है वो यहाँ पर सूट लाता है और उस सूट के ऊपर यहाँ पर सेक्शन 44 के अंदर वो सूट लाकर उस फर्म का डिसोल्यूशन के लिए कह सकता है कोर्ट के अंदर। तो इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसके अंदर ये बात बताई गई है और जो नेक्स्ट जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।